बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। दुनिया भर में कोरोना केसेस में कमी के बाद पूरी दुनिया ने और लोगों ने कुछ सुख का सांस लिया था, लेकिन इस दौरान जनूबी अफ्रीका से एक नया वेरिएंट सामने आ गया। जनूबी अफ्रीका के डॉक्टर्स ने आलमी इदारा सेहत को रिपोर्ट किया कि एक नया वेरिएंट सामने आ गया है कोरोना का, जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। ये ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका से होते हुए यूरोप पहुंचा और उसके बाद अब अमेरिका और एशिया तक भी ये वायरस पहुंच चुका है। ये एक नया नया वेरिएंट है और दुनिया भर में केसेस की तादाद, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस की तादाद अब बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह कुछ अर्सा पहले तशवीश का इजहार किया जा रहा था, तो अब यहाँ भी ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और NCOC ने एक बार फिर हिदायत जारी की हैं और आवाम से हुकूमत ने अपील की है कि एक बार फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ, वरना सूरत हाल एक बार फिर खुदा न ख्वास्ता तशवीशनाक हो सकती है। हम देख रहे थे कि जो पिछले कोरोना जब से शुरू हुआ था, उसने ज़ाहिर है मईशत पर भी गहरे असरात डाले। दुनिया भर की मईशत को उसने मुतासर किया, माशरत को भी मुतासर किया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर NCOC की अपील पर, हुकूमत की अपील पर पाकिस्तान के अवाम ने रिस्पॉन्ड किया, एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह दुनिया भर में नुकसानात हो रहे थे, पाकिस्तान इस किस्म के नुकसानात से बच गया। ये जो नया वेरिएंट है, ये किस कदर तशवीशनाक है और ये किस कदर ख़तरनाक है और हमें क्या एहतियाती तदाबीर एहतियात करनी चाहिए और इस वक्त पंजाब और सिंध में क्या सूरत हाल है, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ पल्मोनोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर शाज़ली मंजूर। डॉक्टर साहब, आपको बहुत खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक बड़ा जनरल सा सवाल कि ये ओमिक्रॉन वायरस है क्या, वेरिएंट है क्या, और ये किस कदर बायस तशवीश है हमारे लिए? थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में बुलाया एक दो फिर से। हम इस पे जो है बेसिकली ये वही SARS-CoV-2 वायरस ही है और जो पहले शुरू हुआ था, पहले अल्फ़ा आया, फिर वो लैम्डा में आया, फिर वो हमने डेल्टा का देखा और अब उसी का ये एक अलहदा वेरिएंट है जिसको हम ओमिक्रॉन कह रहे हैं। अभी जो ओमिक्रॉन है, इसमें इस तरह के एक दो और वेरिएंट देखे गए साइप्रस में और एक आध फ्रांस ने भी डिटेक्ट किया। तो ये जो वायरस है, ये अपने आप को चेंज कर रहा है और म्यूटेट कर रहा है। मतलब ये कि जो इसके वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स हैं, वो उसको वो चेंज करता है ताकि जब वो जिस्म में दाखिल हो तो जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है या एंटीबॉडीज़ हैं या इम्यूनिटी है, वो उससे फ़ाइट ना कर सके और वो जिस्म को नुकसान पहुँचाए। तो ये जो ओमिक्रॉन है, बेसिकली इसने ओरिजिन आपने ख़ुद बता दिया, साउथ अफ्रीका, UAE में भी और कोरिया से ये मतलब शुरू हुआ था और अब ये स्प्रेड आउट हो गया। मतलब अगर आप 2 दिन पहले चले जाएं तो 10 लाख केसेस अमेरिका में हुए, फिर 2-2.5 लाख मेरे ख्याल से UK में, और पूरे यूरोप में ये फैलता चला जा रहा है। हमारे पास भी ये आ गया और आना था। जैसे पहली लहर थी तो आपके प्रोग्राम में, दूसरे इंटरव्यूज़ में मैंने ये कहा था कि हमारे पास आएगा ये, लेकिन लेट आएगा, क्योंकि वहाँ से ये शुरू हुआ है, ट्रैवलिंग होती है, लोग आते हैं। अब ये छुट्टियाँ थी, इसमें बहुत सारे लोग आए हैं, एक दूसरे से मिले हैं, शादियों की तकरीबात हैं, छुट्टियाँ हैं, लोग घूमने फिरने गए, तो इंटरैक्शंस बहुत ज़्यादा हुए हैं। हम अभी ये उसमें सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये उसी तरह आएगा जिस तरह के पहले डेल्टा या अल्फ़ा जो पहला वेरिएंट आया था। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि ये ख़तरनाक है, उतना ही ख़तरनाक है? क्योंकि इसके बारे में इब्तदाई तौर पे तो ये कहा जा रहा था कि ये शायद इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन क्या हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं या चूंकि ये वेरिएंट है तो अभी इसमें टाइम लगना है कि इसके बारे में हमें मालूमात मिलेंगी? जी, ये बहुत अर्ली है अभी इसके बारे में बताना। बिल्कुल। 2 से 3 हफ्ते शायद या 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका स्टार्ट देखें तो अमेरिका में ये बहुत तेज़ी से फैला था। 2-2.5 लाख केसेस शुरू हो गए थे, अब मैंने आपका 10 लाख केसेस हैं और उसमें अमवात भी बहुत हुई हैं। डेली केसेस जो है वो 2 से 3 हज़ार वहाँ पहुँच गए थे। इसके अलावा बच्चों में बहुत तादाद में इन्फेक्ट किया था इस वेरिएंट ने, जो हम ओमिक्रॉन की बात करें। लेकिन कहते ये, और हम जो अभी देख रहे हैं, जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं और अभी जो आपने खुद NCOC का जिक्र किया, मॉनिटर कर रहे हैं, इसकी शिद्दत इतनी नहीं है। गो के मेरे पास एडमिट हुए, लेकिन इसमें फ़र्क जो आप पूछना चाह रहे हैं वो यही था कि डेल्टा जो था वो डायरेक्ट जाके
फेफड़ों में उसका वायरस जाता था, वहाँ पूल करता था, मल्टीप्लाई होता था और नुकसान कर देता था, ठीक। फेफड़ों को शदीद किस्म का डैमेज करता था। ये उससे इसलिए मुख्तलिफ है कि ये हमारी सांस की नालियाँ या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा है, गला है, ठीक। हलक है, जो उसमें जाके ये मल्टीप्लाई करता है और ये उसमें ज़्यादा उसके सिम्टम्स लाता है, जैसा खांसी है, गले में ख़ारिश होना, नज़ला ज़ुकाम और हेडेक है, सर में दर्द, ये उस तरह के अलामात लाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि लंग्स में नहीं जाता, ठीक। क्योंकि मैं पिछले 2-3 हफ्तों में मैंने वो केसेस देखे हैं कि अच्छा, इसमें नमोनिया की है। ठीक, इसमें मज़ीद क्या जो आप बता रहे हैं इसको हम यहीं से फिर आपसे मैं पूछूंगा कि क्या सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। हमें इस वक्त इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कासिम सोमरो साहब। कासिम सोमरो साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ हैं सिंध के। कासिम सोमरो साहब, आपको बहुत खुश आमदेद कहते हैं। सोमरो साहब, आप फरमाइएगा कि इस वक्त सिंध में क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है कराची एक बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सनती शहर है, यहाँ पे लोगों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा है, बाहर के ममालिक की फ़्लाइट्स भी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपकी बात सही है कि कराची एक थिकली पॉपुलेटेड और वर्टिकल पॉपुलेशन जिसमें बहुत ज़्यादा है, और फिर जैसे आपने कहा कि हमारे पास इंटरनेशनल अराइवल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और फिर जो पिछले दिनों में जो हमारे पास रेट ऑफ पॉजिटिविटी जो है ना बिल्कुल ही नीचे लेवल पे आ गया था। उसमें ज़ाहिर है हम सब लोगों की जो है एफर्ट थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर एनसीओसी के प्लेटफॉर्म से, और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने तौर पर बड़ी एक हमने बड़े जो है वो तकलीफ के दिन गुजारे, और फिर ज़ाहिर है लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि हमारे पास जो है वो SOPs की फॉलो उस तरह से नहीं हो रहा, और फिर जिस तरह से ओमिक्रॉन का डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और फिर कुछ एक्टिविटीज जो है ना वो हमारे बड़े छोटे बड़े शहरों में ज़ाहिर है बिजनेस हम बंद नहीं कर सकते, और जो बहुत सारी और एक्टिविटीज हैं उसको भी बंद नहीं कर सकते। तो उसमें फिर उस तरह से लोग उसको कोलैटरल रिस्पेक्ट फॉलो नहीं कर रहे। जब ये फॉलो अप नहीं हो रहा तो जाहिर है जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें से कोई अगर कैरियर है और वो वहाँ पहुँचा है तो फिर उसकी वजह से स्प्रेड ज़्यादा हुआ है। तो कराची में हम कल भी और आज भी तकरीबन हम 15 से 16% के दरमियान जो है वो हमारी पॉजिटिविटी रेट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास उस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। लेकिन हमें खदशा है कि जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हम 5 से 7 दिनों के बाद हमें पता चलेगा कि रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कितनी ज़्यादा हो जाती है, या खुदा न खास्ता हमारे हॉस्पिटल या हमारे हेल्थ केयर स्टाफ जो उस पर बर्डन बढ़ता है। लेकिन हम क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उन एरियाज़ को भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं जहाँ पर स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। अभी हम कॉशियस हैं। कल भी हमारी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे एक्सपर्ट के साथ मीटिंग हुई है, तो हम एक आध दिन के अंदर फर्दर इसको डिलेबरेट करेंगे, और फिर ऑफ कोर्स हम हमारे चीफ मिनिस्टर के थ्रू और एनसीओसी से कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। ठीक। तो सोमरो साहब, ये पिछले दिनों कुछ इलाकों में कराची के लॉकडाउन भी हुआ, तो लोग ताउन कर रहे हैं इस हवाले से जब लॉकडाउन होता है जहाँ 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 अगर बहुत ज़्यादा केसेस हैं? सर देखें, वो लॉकडाउन इस सेंस में था, बिल्कुल माइक्रो सा लॉकडाउन था। एक फैमिली के अंदर ही मोर और लेस 11 अफराद की पॉजिटिविटी हुई थी। लेकिन इसमें एक और बात जावेद साहब मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो बहुत सारी जो घरों में हाउस वाइफ हैं, जो खवातीन हैं जो घरों में बैठी हैं और जिनका एक्सपोजर और किसी सूरत में नहीं है, मिसाल के तौर पर जो वर्किंग वुमेन नहीं है, या जो घर के अफराद, जो बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूलों के इवन बच्चे, उन्होंने वैक्सीनेट हो गए, लेकिन वो घर में खवातीन इस जो है वो कॉन्सेप्ट में रही हैं कि जी हमारे पास हमें तो कहीं जाना नहीं है तो हम इन्फेक्टेड नहीं हो सकते, तो उन्होंने वैक्सीनेशन भी करवाई और वैक्सीन डिनाइल में चल रहे हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू, और फिर ज़ाहिर हम भी एफर्ट कर रहे हैं, हमने रेडियस वर्कर्स को मोबिलाइज किया है, हमने वैक्सीनेटर्स को मोबिलाइज किया है, हम घरों में जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि जब ये खवातीन शादियों में ज़ाहिर जाती हैं और गैदरिंग्स में तो देर आर एवरी चांसेस कि ये लोग इन्फेक्टेड हो जाएं, और फिर पता न खासा वो कैरियर बन के बाकियों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपने मोहल्ले में, शहर में, सूबे में, आपके मुल्क में।
तो ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि लोग तावन करें। अगर हमारी टीम्स आ रही हैं, आपके घरों में आ रही हैं, आपके मोहल्ले में आ रही हैं, आप यहाँ या हमारे सेंटर्स पे आके खुद को वैक्सीनेट करवाएं। तो वैक्सीनेशन से ये होगा कि कम से कम खुदा न खास्ता अगर कोई इन्फेक्ट होता है भी है तो उससे उसकी जो ज़्यादा नुकसान होने से बच सकता है या हॉस्पिटलाइजेशन होने से बच सकता है। तो ये एक एफर्ट है जो हम सब कर रहे हैं। फिर ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करें, मास्किंग को जो है वो इंश्योर करें। जहाँ भी हम क्राउड्स में जाते हैं मास्क पहने, हेल्थ हाइजीन या हैंड हाइजीन को इंश्योर करें। कोशिश करें कि हम गैर ज़रूरी तौर पर उन मकाम से बचें। लेकिन जाहिर है इस वक्त शादियों की इतनी दावतें होती हैं कि इसमें ये जो है ना खुद को बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम सबको मिल के इस नेशनल कॉज में जो है वो हमारी हुकूमत का साथ देना चाहिए। तो हमें सबको मिलकर इस नेशनल कॉज में अपना हिस्सा डालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सोमरो साहब, आप हमें तफसील की सूरत हाल बता रहे थे। डॉक्टर शाजी साहब, अब उस तरफ तो हम दोबारा आते हैं, लेकिन वो जो आप बता रहे थे कि जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे थे उसमें आप जो निमोनिया सिम्टम्स की बात कर रहे थे। जी देखिए, सिम्टम्स इसके तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कोल्ड के फ्लू लाइक है। मतलब जो है ना, पहले तो ये था कि लंग्स को डैमेज करता था, लोग सांस की तकलीफ के साथ ज़्यादा आते थे। डेल्टा वेरिएंट की बात कर, ओमिक्रॉन में ज़्यादा ये कि कोल्ड के सिम्टम्स के साथ फ्लू के सिम्टम्स के साथ आते हैं और पूरे घर जो है वो बच्चे समेत वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह आप सुमरो साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है उस घर में अगर कोई नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन होगा तो उसके लिए जो ओमिक्रॉन है ये फिर उसको शिद्दत ये बड़ी अहम बात है और मैं इसको इस कमेंट के साथ क्लब कर देता हूँ डॉक्टर साहब कि ख़वातीन जो हैं घरों में वो बहुत ज़्यादा शायद रिलक्टेंट हैं इस मामले में। वो कहती हैं हम तो घरों में ही हम रहती हैं तो हमें क्या ज़रूरत है वैक्सीनेशन करवाने की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी वैक्सीनेशन। देखिए ना, बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे स्कूल से लाएंगे या आप गैदरिंग में जाएंगे, वहाँ से घर के अफराद आएंगे, फिर बूढ़े लोग हैं, उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं किसी को, तो वो उनको इन्फेक्ट करेंगे। और इसमें ये भी देखा गया कि ओमिक्रॉन जो है ना ये बेसिकली जो आपके न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त है, जिस तरह से भी हम ले लें इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन से या अपने हर्ड इम्यूनिटी के या हमें पहले हो गया हो, उसको ये जो है ना उसकी इफ़ेक्टिवनेस को ये चैलेंज करती है और ख़त्म करती है। तो इसलिए इसमें और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वो तो बिल्कुल ही मतलब फ्रंट पे हैं, उनको तो लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि ये जो मौजूदा वैक्सीन है ये अभी तक बहरहाल इफ़ेक्टिव है, ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ भी इफ़ेक्टिव है। इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आपके प्रोग्राम से। एक तो ये कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है उनको बूस्टर डोज रेकमेंड किया जा रहा है, क्योंकि कुछ स्टडीज़ आई हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, ओमिक्रॉन उनकी एंटीबॉडीज़ को कम कर देता है, उनकी इफेक्टिवनेस को कम करता है, तो हो सकता है वो शिद्दत आ जाए बीमारी में, तो उसके लिए वो बूस्टर लगाते हैं। लेकिन एक और बहुत अहम स्टडी अभी पब्लिश हुई है और उसमें उन्होंने कहा कि हम चाइनीज़ हमारी वैक्सीन है जो साइनोफार्म और साइनोवैक है वो इस ओमिक्रॉन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हम ये भी लगा सकते हैं एज अ बूस्टर डोज। अगर नहीं बूस्टर डोज तो आपके प्रोग्राम में जो आप कहना चाह रहे हैं पैगाम कि लगाएं तो सही ना, जो लोगों ने नहीं अभी तक। अच्छा, अगर किसी ने और वैक्सीन लगाई हुई है तो वो बूस्टर डोज आप कोई और भी लगा सकते हैं। जी, किसी ने मॉडर्ना लगाई है, जी वैक्सीनेशन की है, लेकिन आप साइनोफार्म भी लगा सकते हैं। वो 6 महीने बाद उसका तो देखिए ना, वैसे ही 3, मैं तो वैसे लोग 6 महीना कहते हैं, 3 से 4 महीने बाद उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ख़त्म हो जाती है। और जो ये नया वेरिएंट आता है ये उसको ओवरराइड कर जाता है। उसको पता होता है कि इसमें कुछ उन्होंने डाला हुआ है या कुछ मेरे खिलाफ कुछ चीज़ हो रही, तो वो बड़ा इंटेलिजेंटली उसको ओवरकम कर जाता है। तो वो बूस्टर डोज जो है वो मज़ीद उसको आपके जिस्म को इम्यूनिटी देगा उसके खिलाफ। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो अभी तक जो कोरोना की जो लहरें आई थी, जो अल्फ़ा बीटा डेल्टा की हम बात कर रहे थे और फिर ये ओमिक्रॉन आ गया, जो इनके तशख़ीस के जो SOPs थे, जो तरीक़ाकार था, वही तरीक़ाकार जो है वो काफ़ी है कि हम ओमिक्रॉन की तशख़ीस भी उससे कर सकते हैं, जो राइजुल वक्त तरीक़ाकार, जिसका मेरा मकसद कहना है। राइजुल वक्त तरीक़ाकार इसके लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक, जब ये सब, क्योंकि देखें ना, मैंने आपका ये कोल्ड फ्लू के सिम्टम्स के साथ आता है, पूरी फैमिली को होता है, थोड़े दिन होते हैं, 5-6 दिन निकल जाते हैं। अच्छा, इसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो आप नहीं कर सकते, अभी तक नहीं अवेलेबल हमारे पास, 1-2 लेबॉर्ट्रीज में। और फिर इसके सिम्टम्स इतने मैच करते हैं कोल्ड फ्लू के, क्या हम समझते हैं, मरीज़ भी ये समझता है और
हम भी ये समझते हैं, डॉक्टर्स भी, कि ये शायद वो है, तो हर एक आप टेस्ट भी नहीं कर रहे होते अनटिल अनलेस कि वो ज़्यादा बीमार के हो क्या है। बिल्कुल और ठीक। आप अगर ज़्यादा बीमार हो तो फिर उसका तरीकाकार यही है कि लेबॉर्ट्री टेस्ट से इन्फेक्शन का पता लगा लें, एक्सरे कर लें, अगर फिर भी शक ज़्यादा है तो आप सीटी स्कैन कर सकते हैं। उसमें यह है कि अगर 5-6 दिन आपके सिम्टम्स चले जाते हैं तो फिर वरी करने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं है तो फिर ये सारे टेस्ट जो मैं बता रहा हूँ ये फिर आपको करने चाहिए। आलमी इदारे सेहत ने कहा है डॉक्टर साहब के वैक्सीनेशन की कम शरह की वजह से भी नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं। जी, ये भी एक अहम बात है। जी। इसलिए ना कि देखें, जब आप कम तादाद में, इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, हर्ड ठीक है, इसको इम्यूनिटी, एक बिल्कुल ठीक। आपको हर्ड इम्यूनिटी का ये होता है कि एक पॉपुलेशन है, सपोज करें 100 लोग एक जगह पे हैं ठीक। और एक वायरस या एक कोई उनको जर्सीम अफेक्ट कर रहा है, तो आपने वो जब 65 to 70% लोगों को अफेक्ट करेगा तो फिर बाकी पॉपुलेशन हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ले। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि आप इम्यूनिटी हो जाती है, एंटीबॉडीज़ हो जाती हैं और उस बीमारी को फाइट करते हैं वायरस बिल्कुल से। ठीक। तो अगर आप उस पॉपुलेशन तक नहीं करेंगे तो ये जो वायरस है ये और स्ट्रांग होता जाएगा, उसको टाइम मिलेगा। जिस तरह आपने कहा वेरिएंट आया, वेरिएंट पे वो म्यूटेट किया, जैसा अभी जो नया ये वेरिएंट है ये 40 इसमें 40 डिफरेंट म्यूटेशंस हैं स्पाइक प्रोटीन के, तो आपकी बॉडी को ये ज़्यादा चैलेंज करेगा, ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जो अभी फ्रांस में आया वो 70 पोजीशंस पे उसकी जो है वो कहते हैं कि म्यूटेशन कर रहा है, तो ये स्ट्रांग होता जाता है। और अगर अब वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन नहीं होगी तो फिर उसमें ये तबाही मचा देगा। तो पॉपुलेशन आपके मुल्क की और दुनिया में भी अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पेंडेमिक तो इतना ना रहे लेकिन ये एंडेमिक हो जाए, एक सर्टेन एरिया पे ये आपको तंग करता रहेगा, आता रहेगा। तो पहले भी प्रोग्राम्स में मैंने कहा था कि ये मेरा नहीं ख्याल कि ख़त्म होगा, क्योंकि अब देखें ना बूस्टर मैं इसी तरफ आ रहा था, डॉक्टर साहब कि अब हम क्या इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि कोरोना की और वेव्स भी आ सकती हैं? जी बिल्कुल आ सकती है, ये हमारे साथ रहेगा कुछ अर्से और ये ख़त्म नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ओमिक्रॉन एक अच्छा वेरिएंट है, शायद, ठीक है, और ये हमारी गेम एंड होने वाली हो शायद, मतलब ये स्पेकुलेशन है, ये तो हमें टाइम बताएगा। लेकिन उसमें जो आपने बड़ी अच्छी बात की ना कि पहले तो वैक्सीनेटेड ही नहीं है, अच्छा जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको वैक्सीनेट कराएंगे। दुनिया अभी बूस्टर की तरफ जा रही है, हमारे इस साइड पे पॉपुलेशन जो है हमारी एशिया की या लो इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं उसमें तो ये हुआ ही नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी कि शायद ये एंड गेम ना हो, इसके बाद हो सकता है कोई और बहुत ख़तरनाक किस्म का वेरिएंट आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ये शायद ऐसा ऐसा म्यूटेट करके इसका गेम थोड़ा कम हो जाएगा और पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये कुछ इलाकों तक, कुछ ममालिक तक महदूद हो जाया करेगा, म्यूटेट करेगा, आएगा, अपनी शक्ल दिखाएगा, तंग करेगा और चला जाएगा। ये पॉसिबिलिटी, ये स्पेकुलेशन है, ये वक्त ही बता सकता है। अभी तो ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हो सकता है अल्लाह करे जो नेक्स्ट इसकी म्यूटेट हो या जो नेक्स्ट वेरिएंट आए वो ये ख़तरनाक ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो पिछली बार हुकूमती हिदायत, फिर आप जैसे प्रोफेशनल जो कि फ्रंट लाइन पे थे, डॉक्टर्स हजरात और फिर मीडिया, इसका बड़ा अहम किरदार रहा। अपीलें हुई, लोगों को कहा गया, लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया, शुरू में नहीं किया, बाद में रिस्पॉन्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्र है कि वो नुकसानात नहीं हुए जो बाकी दुनिया में हुए थे। आपको लग रहा है कि अभी भी हमारे लोग थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा बेहतियाती कर रहे हैं, अभी तवज्जो नहीं दे रहे SOPs की तरफ और एहतियात की तरफ? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं ना, दे क्योंकि रहे। अभी आपने मतलब देखा होगा लोग गिलियात की तरफ जा रहे हैं, लोग शादियों में, ये सीज़न है, लोग बाहर से आ रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो पता भी ओमिक्रॉन आ रहा है, लेकिन अब हम लोग बहुत लाइट ले रहे हैं। मैंने एक दो मतलब इंटरव्यूज़ में ये पहले भी कहा था कि ये हमारा रूटीन बन जाएगा, हम अब उससे नहीं वो करेंगे। ये एक इंसान की एक इनबॉर्न कोई चीज़ होती है कि बंदे पे जितनी ये चीज़ आए वो ऐसा ऐसा ना उसके बारे में फ़िक्र उसकी ख़त्म होती जाती है। तो हमें पता है क्या आ रहा है, लेकिन अब हम उसको ओमिक्रॉन आ गया, अच्छा नेक्स्ट कोई आएगा, कोई बात नहीं, कुछ लोग बीमार हो गए, तो ये रूटीन बनती जाएगी। एहतियात तो बिल्कुल कोई नहीं कर रहे लोग। इवन हमारे हॉस्पिटल्स में अब जो लोग आते हैं उनको कहना पड़ता है जी आप मास्क पहने, या क्लिनिक में कहते हैं जी अब मास्क की क्या ज़रूरत है, अब तो ये ख़त्म हो गया है, अब मास्क क्यों आप, मतलब फिर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो आप बात कर रहे हैं या फिज़िकल डिस्टेंस है, ऑफिस में वही इस तरह लोग जा रहे हैं, शादी ब्याह के उसी तरह खुल गए। तो बदएहतियाती तो मतलब बहुत बड़े पैमाने, बहुत बड़े पैमाने। और अब एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब के, वैक्सीन की तकसीम में पूरी दुनिया में
जो एक अदम तवाज़ुन और अदम मसावात की बात हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे कनाडा ने 4-5 गुना 6 गुना ज़्यादा वैक्सीन ख़रीद ली, लेकिन एशिया में वैक्सीन नहीं आ रही, गरीब ममालिक में नहीं आ रही, अफ्रीका में नहीं जा रही। जी, वो इनइक्वालिटी है ना, मतलब आप बेइंसाफ़ी होगी है ना, बिल्कुल। और यही रीज़न इस वेरिएंट की होगी। ये वेरिएंट इसीलिए, ये जो वायरस है, ये अपने आप को नया वेरिएंट लाएगा और म्यूटेट इसी वजह से करेगा कि हमने उन ममालिक तक नहीं पहुंचाई, जैसा अफ्रीका है, एशिया है, जो आप समझते हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये लो इकनॉमिक है। तो ये इनइक्वालिटी की वजह से भी ये वायरस का बढ़ना, ख़तरनाक होना एक बहुत बड़ी वजह होगी। मतलब वो भी सेफ नहीं रहेंगे क्योंकि ट्रैवलिंग होती रहेगी, यहाँ से ये वायरस हो सकता है स्ट्रॉन्ग होकर उधर जाए और उधर उनको चैलेंज करे। तो अगर आप इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि एक पॉपुलेशन है, दुनिया की एक पॉपुलेशन है, अगर उसको 60 से 65% आप ये वैक्सीन दे दें तो आप पूरी दुनिया में ये कामयाबी हासिल कर लेंगे इस वायरस के खिलाफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब आपका। और बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई वो वैक्सीनेशन करवाएं, और जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है वो बूस्टर डोज के लिए आगे बढ़ें, और एहतियात बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। IMF का जो पाकिस्तान को कर्ज देने के हवाले से बोर्ड इजलास होना था वो मुअख्खर कर दिया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि जो ज़िमनी बजट पेश किया गया है वो ज़िमनी बजट मंजूरी के बाद ये बोर्ड इजलास बुलाया जाएगा, और उसके बाद IMF ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को जो किस्त देनी है या नहीं देनी। लेकिन इसके साथ साथ अहम सवाल ये है कि ज़िमनी बजट के हवाले से इस तशवीश का भी इज़हार किया जा रहा है कि इससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हुकूमत कहती है कि इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये एक किस्म की इस्लाहात का मामला है और मईशत को दस्तावेज़ी बनाने के लिए ये बहुत अहम है। टैक्स बेस को बढ़ाने के हवाले से भी अहम बात हुई है। वज़ारत ख़ज़ाना ने टैक्स नादहिंदगान पे नज़र रखी हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि जो टैक्स नहीं दे रहे उनके हवाले से जल्द कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो मईशत के इस्लाहात और फिर IMF के प्रोग्राम पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तजियाकार जनाब शमसुल इस्लाम खान। शमसुल इस्लाम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। खान साहब, सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि ये एक तासुर है कि इससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं, इस्लाहात की जानिब हमें जाना है, हमें बहुत से इक़दामात लेने थे जो हम नहीं ले सके, और अब हमें ये कुछ करना होगा। आपके कमेंट प्लीज़। जी शुक्रिया जावेद साहब। पहले तो मुझे आप थोड़ा सा याद है कि मैं आपको इसका पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ कि जिस इकॉनमी को आज 74 सालों से मुख्तलिफ हुकूमतों के मुख्तलिफ एक्सपर्ट, जिनमें से कोई आपका जो है बैंकर था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कोई MBA था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कर करके इकॉनमी का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि उसमें इतनी डिस्टॉर्शंस हो गई कि उसको जो सेल्स टैक्स का सिस्टम लेकर आए थे वो भी अब डिस्टॉर्टेड हो गया। अब वक्त ये है कि आपके पास आपको डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए, सारी चीज़ों को सही करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे उन इकोनॉमिस्ट से इख्तलाफ करता हूँ जो ये कहते हैं जी जनरल सेल्स टैक्स जो है इसमें लेके आए। मैं ये कहता हूँ कि आप उसको GST करें, उसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगाएं, तब जाके पूरा सेक्टर आपका, पूरी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो सकती है। क्योंकि इसमें बहुत सारी एग्जेम्पशंस दी हुई थी, माजी में भी दी हुई थी, और आपको पता है कि हमारी एलीट कैप्चर्स ने इस इकोनॉमी को यरगमाल बना के रखा हुआ है, और अपने फ़ायदे लेकर वो माजी की हुकूमतों से अपने आप को रिच से रिच करते गए, और उसके बाद आप देखेंगे एक मिडिल क्लास तकरीबन ख़त्म होती जा रही है, पुअर जो है क्लास वो तो गरीब ख़त्म होते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब बड़े अच्छा प्लान लेकर आए थे, और उनका एजेंडा ऐसा था कि उससे एक उम्मीद की एक किरण आई थी कि हर वो शख्स जो कभी इलेक्शन प्रोसेस में नहीं गया वो भी आया और उसने कहा कि हम वोट देंगे, हमारे लिए एक तब्दीली आएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारे टेक्नोक्रेट्स और हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स थे, क्योंकि उनके ताल्लुकात तो पुराने आपको पता है चले आ रहे होते हैं लीड कैप्चर के साथ, तो उन्होंने ऐसी चीज़ें करी कि फिर अपने कमाल होशियारी के साथ खान साहब का वो एजेंडा जो आवाम की बेहतरी के लिए, जो इंसाफ के लिए था, वो उसको जो है तकरीबन उन्होंने एक साइड में कर दिया और अपने उस पर लेकर आ गए। अब इस वक्त क्योंकि हम पाकिस्तान में, IMF तो पाकिस्तान में जा चुका है, तो अब ये बहस करना कि अब इसके ऊपर जो है ना ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, या इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें ये एग्रीमेंट जो है IMF का प्रोग्राम पूरा करना होगा।
नो डाउट इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट ने, जहाँ पर एफबीआर ने भी अपना कमाल दिखाया है, और उसकी वजह से जो है आपने देखा भी है कि जो कुछ तनकीद आ रही है, और वो मेन वजह यही थी कि उन्होंने भी ऐसी जानबूझ के, मुझे तो लगता है कि ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि खान साहब को जो है फिर जो तो तनकीद को बर्दाश्त करना पड़े। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें कि जो खान साहब की तकरीरें होती थी उसमें कहा जाता था कि वो कहते थे कि स्टंटेड ग्रोथ जो है पाकिस्तानी बच्चों में है और इसको दूर करना चाहिए, उनके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी होती है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो माएँ, जो बच्चे उनके जो है ख़ुद मेल न्यूट्रिशन का शिकार होती हैं, उसके बाद फिर जब ऐसी हालात में कि न्यू बेबी बॉर्न होते हैं तो फिर वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का, बहुत से डॉक्टर फिर उनको ये एडवाइस करती हैं कि आपने फार्मूला मिल्क उनको देना है क्योंकि आपका दूध उनको सेहत नहीं देगा। तो यहाँ पर ये एक बड़ा गलत चीज़ हो गई कि इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था, कोई 10 अरब रुपए का आ रहा है, लेकिन ये टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, मैं कहूँगा कि उन्होंने ये जानबूझ के ऐसी चीज़ डाली कि जिसपे तनकीद हो जाए कि बच्चों का दूध जो है वो महंगा होगा। इससे एक आपके आम आदमी की जो है, जो 1000-1100 रुपये से डब्बा मिलता है और जो कि 5-6 हज़ार तक भी दूध का डब्बा होता है, वो महंगा होगा, और जिससे आपके ऊपर जो है ना असर तो आना है। और साथ ही आपने देखा कि खान साहब ने बड़े प्लान दिए थे अभी रिसेंट पास में कि हमने एग्रीकल्चर को जो है रिवाइव करना है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो उसमें भी आप देखें कि मिनी बजट जो आया है तो इसमें जो सीड है उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। अब जब सीड इंपोर्टर इंपोर्ट करेगा तो 17% उसके ऊपर सेल्स टैक्स देगा, उसके बाद फिर जब वो होलसेलर को भेजेगा 17% लेगा, फिर इस तरह से जब फार्मर तक पहुंचेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, हमारे यहाँ डिपेंडेंट ही हमारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर करती है, वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ख़ास तौर पर जो सीड, कॉटन का सीड है, अगर आप देखें उसको, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार कम होती जा रही थी और अभी कुछ बढ़ना शुरू हुई है, तो आगे जाके उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर आपको पता है कि जो पाकिस्तान $2 अरब से ज़्यादा चावल की एक्सपोर्ट से कर रहा है, उसका ज़्यादातर सीड जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। जब उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा तो वो भी महंगा हो जाएगा, तो ग्रोअर की कॉस्ट वो बढ़ेगी। इन्फ्लेशन इसमें बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन अब ये कड़वी गोली हमें खानी पड़ेगी क्योंकि आप इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर बीच रास्ते में अगर आप इसको आप छोड़ते हो या इनकी शराइत को एग्री नहीं करते तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। मेरी तो रिक्वेस्ट है हमारी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इसके ऊपर जो जितनी डिबेट करनी है लेकिन इसको अप्रूव करें। अच्छा, इसमें लेकिन अब जाहिर है इस पे डिबेट होनी है, इस पे डिबेट होनी है, इस पे बात होनी है। आपको लगता है कि बाज़ जगहों पे कुछ इसको दोबारा से देखा जा सकता है, नज़रसानी हो सकती है? जाहिर है बिल तो पार्लियामेंट में जाना है और फिर वहाँ होना है, तो इस पे बहस हो सकती है, बात भी इस पे बहुत से सेक्टर्स पे बात हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए ना जी, आपको और भी था, आपके पास रास्ते बहुत सारे थे जहाँ पर आप लग्जरीज गुड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाते। ये जो गाड़ियों की, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हुआ उसमें सबसे बड़ी वजह थी कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास आने लगी थी, और लग्जरी के तो आप ऊपर जो 5 स्टार होटल्स में यूज़ हो रहा है या एलीट क्लास यूज़ करती है उस पर आप टैक्स लगाओ, लेकिन ऐसी चीज़ें जिससे आम आदमी कहीं मुतासिर होता है उस पर नहीं करना चाहिए। और फिर हमारा आपने देखा है कि हम एक एनर्जी का हमारे यहाँ क्राइसिस है, हमारे यहाँ बिजली जो है उसका जो ज़्यादातर जो अगर आप देखें एनर्जी मिक्स को तो वो आपका इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर चलता है, आपकी LNG के ऊपर चलता है, तो उसमें भी आपकी जब वो महंगाई होने का उससे भी ख़तरा है कि वो भी महंगी होगी। तो इन्फ्लेशन जो है इस वक्त तो हम इस रजीम में ऑलरेडी हैं कि हमारा जो है इंटरेस्ट रेट भी 9.75 पे चला गया है। बहरहाल हमें कड़वी गोली तो ये खानी पड़ेगी ताकि आपका जो है एक आपकी कामयाबी से ये कमिटमेंट पूरी हो सके, और हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ लेके आएँ इसको कि गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाएं ताकि वो आपका पूरा इकोनॉमी को जो है वो टैक्स कर सकता है। इसमें आपकी बहुत सारी ऐसी क्लासेज हैं जो सर्विसेज पे आप टैक्स नहीं देते और सेल्स टैक्स उन पे अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपके बहुत सारे ऐसे जो रेंट सीकर किस्म के लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई हैं और टैक्स उसको जो है रेंट आउट किया हुआ है, उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं आता। तो जब GST लगती है गुड्स एंड सर्विसेज पे तो उसको आप करके एक जो टॉर्शन किया हुआ था सेल्स टैक्स के अंदर, जो अमेंडमेंट कर करके माजी की हुकूमतों ने उसको बिगाड़ दिया था और जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपका बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया था और आपके आम मासिस के ऊपर वो असर कर रहा था, वो खत्म करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इस वक्त हमें शमशुल इस्लाम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन हमें इस वक्त गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। डॉक्टर साहब,
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये ज़िमनी बजट की बात हो रही है अब, और जाहिर है पार्लियामान से इसको मंजूर होना है। ये एक तासुर क्यों उभर रहा है कि इससे एक महंगाई आएगी? आप फरमाइएगा और ज़रा वजाहत कीजिएगा कि ज़िमनी बजट किस तरह से जो हमारी रोज़मर्रा की मामूलात हैं उस पर ये असर डालेगा। मेरा ख्याल ये तासुर इस वजह से बना कि जब ये कहा गया कि 343 अरब रुपए की जो एग्जम्पशन इस्तिस्ना है जो सेल्स टैक्स है वो वापस ले लिया जाएगा, तो एक आम राय ये फैली कि पता नहीं ये 343 अरब रुपए के लगभग नए टैक्सेस लग रहे होंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बुनियादी तौर पे जो कसीरुल मरहला टैक्स लगते हैं, यानी जो चीज़ें बनती हैं उसमें बहुत से टैक्सेस ऐसे थे जो कि जब रॉ मटेरियल लिया जा रहा था उस वक्त पे होते थे, और उसके बाद या तो वो रिफंड हो जाएंगे या उनका एडजस्ट करवाया जा सकता है। तो जैसे एक ये खबर फैली कि पता नहीं दवाइयाँ जो हैं वो बहुत महंगी हो जाएंगी, हालांकि दवाइयाँ इससे उल्टा सस्ता होंगी, क्योंकि इस वक्त दवाइयों में 35 अरब रुपए का जो पैकिंग मटेरियल है वो टैक्स कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो रहा था, ना वो रिफंड हो रहा था। तो उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस फैली हुई थी सेल्स टैक्स में। कुछ चीज़ें 17% पे चार्ज हो रही थी, कुछ जीरो रेटेड थी, यानी उस पे इनपुट पे तो टैक्स था, रॉ मटेरियल पे, आउटपुट पे टैक्स नहीं था। कुछ वैसी एग्जम्प्टेड थी जिसमें इनपुट पे जो भी टैक्स दिया जा रहा था वो कहीं क्लेम नहीं किया जा सकता था, जैसे कि दवाइयों के केस में। और कुछ पे रिड्यूस्ड सेल्स टैक्स था, जैसे सेल फोन पे या और बहुत सी चीज़ों पे। तो एक तो ये है कि उसको सबको यूनिफॉर्म कर दिया गया, लेकिन ये सब रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने से है। मसलन अगर मैं फार्मेसी की ही मिसाल लूँ तो फार्मेसी की सप्लाई चेन में तकरीबन 530 अरब रुपए की ये सप्लाई चेन है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड थी। इसमें जाहिर है क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं थी इसलिए लोगों को फेक मेडिसिन का बिजनेस भी चल रहा था, जो 2 नंबर अद्वियात का कहा जाता है। तो जब हर चीज़ डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाए, जब मैं ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ कि मैंने रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदा, यहाँ से मैंने पैकिंग मटेरियल खरीदा, और उसके एवज जो टैक्स देना पड़ रहा है वो मेरा रिफंड हो जाए, या तो वापस मिल जाए या मेरी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट को एडजस्ट हो जाए, तो कंज्यूमर को उसका असर जो है वो नहीं पड़ेगा। तो ये तो एक चीज़ थी दवाइयों की। इसी तरह से मशीनरी में भी रिफंड और एडजस्टमेंट है। हाँ, जो चीज़ यहाँ पे इफेक्ट होगा वो है जो कि ब्रांडेड जो इम्पोर्टेड चिकन था, इम्पोर्टेड सॉसेजेस आ रही थी या कैंड फूड आ रही थी, जो इम्पोर्टेड सीरियल्स आ रहे थे, और इस तरह की चीज़ें जो कि अपर क्लास पे इस्तेमाल करती है, अपर मिडिल क्लास पे इस्तेमाल करती है और मिडिल क्लास पे इस्तेमाल करती है। तो वहाँ पे चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और उसका जो असर है वो मिडिल क्लास को होगा। लेकिन अगर आप टैक्स की फ़िलॉसफी देखें तो टैक्स की फ़िलॉसफी यही होती है कि आप उम्रा से जो कि अफोर्ड कर सकते हैं उनसे लेके आप जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनमें बांट रहे होते हैं। तो इसी मिनी बजट में 33 अरब रुपए की सब्सिडीज भी हैं। कुछ 10.5 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो फार्मूला मिल्क पे है, बच्चों के दूध पे। कुछ तकरीबन 6.1 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो बीजों पे है। इसी तरह से जो कंप्यूटर्स के पुर्जे हैं उनके लिए सब्सिडी है। तो ये सब्सिडी 33 अरब रुपया जो है टारगेटेड सब्सिडी की शक्ल में दिया जा रहा होगा, यानी उनको जिनको इसकी जरूरत है उनके लिए सब्सिडी होगी। यानी डॉक्टर साहब, आप जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स हैं उन पर जो खर्च हो रहा है उससे भी महंगाई को कम करने पे असर पड़ेगा। उससे और जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मौजूदा प्रोग्राम है उसमें मजीद 33 अरब का मजीद इजाफा हो रहा होगा इस रेवेन्यू से, जो कि इस मिनी बजट के जरिए आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये मजमूई तौर पे डॉक्टर साहब ये बात बाइसे इत्मीनान है कि मईशत जो है वो मुतहर्रिक है, वो स्टैग्नेंसी उसमें नहीं है। देखिए जावेद, एक चीज़ तो मैं जो यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये वो चीज़ थी मिनी बजट जो कि 10 साल पहले, ठीक 10 साल पहले 2012 में पीपल्स पार्टी ने करने की कोशिश की थी, RGST प्रोग्राम लाने, रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स, जो कि उस पर कामयाब नहीं हो सका था। तो एक तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने अपने बड़ा ये इम्पोर्टेंट स्टेप लिया कि इकॉनमी डॉक्यूमेंट करने की तरफ जा रही है। और दूसरा जब हम दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था जावेद? कि हमारी जो एक इकॉनमी है, मईशत है, उसमें स्टैग्नेंसी नहीं है।
जी बिल्कुल, महंगाई यकीनन है लेकिन ग्रोथ है। और जो सबसे बुरी चीज हो सकती है किसी इकॉनमी के साथ वो स्टैगफ्लेशन है, जिसमें महंगाई भी होती है और जिसमें ग्रोथ भी नहीं होती। तो हमारे यहाँ महंगाई है, मानना पड़ेगा कि जो मिडिल क्लास है उस महंगाई से मुतासर हो रही है, क्योंकि ना तो वो किसी सोशल सेफ्टी नेट में आ सकती है, ना उसकी इनकम इतनी है कि अपर इनकम लेवल की तरह कि उनको कोई असर ना हो, लिहाजा उनको असर हो रहा है। लेकिन मईशत मुतहर्रिक है, रोजगार के मौके हैं, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मौके हैं, वो फराहम किया जा रहा है। तो इस पेंडेमिक के दौरान अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आपके यहाँ इकॉनमी चलती रहे, वरना बहुत सी इकॉनमीज हैं जो कि इस वक्त इमरजेंसी मोड में चल रही हैं। आप टर्की को देख लें, आप श्रीलंका को देख लें, आप और बहुत सी इकॉनमीज को देख लें जो कि इस वक्त बिल्कुल इमरजेंसी मोड पे चल रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब, आपने गुफ्तगू में ज्वाइन किया। एक बार फिर शमसुल इस्लाम खान साहब की तरफ जाएंगे। खान साहब, ये एक आपके ख्याल में ये भी एक बेहतर है कि बहरहाल ग्रोथ है, महंगाई है, महंगाई का चैलेंज है हुकूमत के लिए, उसको काबू में लाना है, लेकिन इसके साथ साथ अब जाहिर है हमने देखा कि जब कोरोना शुरू हुआ तो उसकी वजह से भी मईशत को बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, और जो जाहिर है जिन रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, इस्लाहात की बात करते हैं, वो उस दौरान नहीं हो सके, यानी 2019 से आज तक वो उस तरह से नहीं हो सके। और अब तो फिर ये नया ओमिक्रॉन का सिलसिला आ गया है। अब अल्लाह ना करे कि ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाए मईशत के अंदर। मुश्किल हालात थे वो, जैसे आप फरमा रहे थे, डॉक्टर साहब ने भी यही फरमाया कि 10 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस पे इक़दामात लिए हैं। देखिए, आप इस वक्त मौजूदा हुकूमत को सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो इन्फ्लेशन का ही चैलेंज आ रहा है। और इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, वो आपकी बुनियादी चीज़ें जो है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सोइंग बढ़ जाए, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाए, और अगर आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाए, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान की ऐसी इकॉनमी है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से उल्टा असर होता है। आपने देखा कि जो सितंबर में हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया और दिसंबर में आपके पास जो 12.5% पे इसका इन्फ्लेशन पहुँच गया, और आगे जनवरी में भी ये लगता है कि 13%। तो हमें ऐसे जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक टीम खान साहब की है, उनको ऐसे इकदाम सजेस्ट करने चाहिए थे कि रेवेन्यू उन एलीट क्लास से भी ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, क्योंकि अभी तक जो टैक्स रिजीम है हमारा पाकिस्तान का, उसमें कोई 82% से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे इंपोर्टर जो इंपोर्ट करके पे करता है, वो आगे होलसेल करके रिफंड अपना क्लेम ले लेता है, तो वो अल्टीमेटली पास ऑन होता है आम कंज्यूमर के ऊपर। उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है और उसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब का जो प्रोग्राम है उसको भी धचका लगा और उनको तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है। इनको सिस्टम को सही करना चाहिए। बहुत एरियाज़ हैं, मैं कहता हूँ जितने भी लग्जरी गुड्स हैं जो कंज्यूमर जो लग्जरी क्लास यूज़ करती है, उसको इतना टैक्स कर दो कि उसके लिए जो है ना वो इंपोर्ट करना ही मुश्किल हो जाए। क्योंकि हमारे पास अगर बीफ इंपोर्ट करा जाएगा या हमारे पास इंपोर्टेड पोल्ट्री आएगी, पाकिस्तान खुद एक बहुत बड़ा जो है उसका डेयरी सेक्टर है जिसमें हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं, हमारे पास पोल्ट्री सेक्टर बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों को, सेलेक्टेड आइटम्स को टैक्स करके आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लो और आप जो है आम मासिस को बचाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी फिर बड़े इसमें जो प्लान आया है उसमें भी यही होगा कि आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ना जो है वो फिर महंगाई की तरफ लेके जाता है। खान साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने, जो मैं सल्यूट करता हूं कि इन्होंने जो है कोविड को जो आया है तो दुनिया में सबसे बेहतरीन एनसीओसी ने जो हमारा जो खान साहब ने जो की डायरेक्शन के ऊपर जो काम किया तो बहुत अच्छा उन्होंने प्लान किया। और आज दुनिया कह रही है कि हमें बिजनेस को बंद नहीं करना चाहिए। हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, हमें और नैनो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आगे आप देखते हैं फिर हमारे पास जो है ओमिक्रॉन जो कोरोना का बढ़ रहा है और 15% कराची में आज की खबरें थी कि हो चुका है। तो ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है। इससे जब हमारे ऊपर टैक्सेस का बोझ आएगा और साथ ही हमारे पास जो है अगर इस तरह के इक़दाम हो गए कि हम फिर लॉकडाउन की तरफ जाने लगे और इंडस्ट्री उसमें बंद होने लगी, तो फिर गरीब आदमी, दिहाड़ीदार जो आदमी है वो बेचारा रुक जाएगा। तो हमें बहुत मुश्किल सूरत हाल है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और अल्लाह ना करे कि एक बार फिर हमें सूरत हाल का सामना करना पड़े जैसे पहले कोरोना की वजह से। ज़ाहिर है मुश्किलात हुई, मईशत को भी मुश्किलात हुई। मौजूदा हुकूमत कहती है कि अब हम मईशत को दुरुस्त समत में इसको गामजन करने पे लगे हुए हैं, पूरी तरह फोकस हैं। और यकीनी तौर पर महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत का ये कहना है कि वो मईशत को मुतहर्रिक रखना चाहती है और आने वाले
जो चंद महीने हैं इसमें महंगाई का सद्देबाब भी कर दिया जाएगा और अब भी सूरत हाल उस लिहाज से दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।